वेलकम बैक वंस अगेन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है कि तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ये देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल को माइक्रोस्कोपिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्मल स्टडी को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम पढ़ के आ रहे हैं थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल, ठीक। थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल। इसको हमने तोड़ा किस पार्ट में, एक हमने तोड़ा है इसको इसको हमने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो हमने बोला वो हमने बोला इसको मैक्रोस्कोपिकली, ठीक। दूसरा हमने इसको तोड़ा माइक्रोस्कोपिकली, ठीक। दो पार्ट में हमने इसको तोड़ा, एक हमने इसको मैक्रोस्कोपिकली बात करते हैं, एक हम उसको माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक में आपका क्या आता है, थर्मोडायनेमिक, ठीक। थर्मल से तो हम पढ़ते हैं ना मैक्रोस्कोपिकली में, थर्मोडायनेमिक में, तो इसमें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक में, ठीक। और सेकंड इसका होता है इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक, ठीक। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक मैंने लिखा थर्मोडायनेमिक, एक मैंने लिखा इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें जो हम सिस्टम पढ़ते हैं उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना ना होना उसका तो मतलब आप समझ रहे हो ना, उसके टेम्परेचर वॉल्यूम सब कांस्टेंट होगा अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और इसमें सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक। दो पार्ट हो गया इसका, सिस्टम या तो इक्विलिब्रियम में होगा या तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं तो ये डिफाइन होता है टू टाइप्स में। देखो, एक आपकी होती है काइनेटिक थ्योरी, एक आपका होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, ठीक। इधर तक दिख रहा है ना, लेट मी चेक, दिख रहा है, ग्रेट। देखो, एक हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिकली, हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक या तो हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी में या तो हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में। अच्छा, दोनों को ही हम माइक्रोस्कोपिकली पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। अभी पहले सुनो, काइनेटिक थ्योरी में क्या होता है, हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली ही पढ़ते हैं, मगर और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में क्या होता है, उसमें हम सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली पढ़ते हैं, मगर जो दोनों में मेजर डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपका इस चीज का होता है। जैसे देखो, आपका इसमें सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम हमने यहां बनाया, एक सिस्टम यहां है, ठीक है। इसमें बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक, इसमें बहुत ढेर सारे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, पार्टिकल्स जब यहाँ पर हैं, जब इस सिस्टम की हम स्टडी करते हैं तो हम जैसे क्या करते हैं ना, इन सारे पार्टिकल्स का एक एवरेज पाथ लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव होगा, ये इधर होगा, इन सब का हम एक एवरेज पाथ लेके चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूं, है, इन सब का
हम एक एवरेज पाथ लेके चलते हैं कि हाँ अगर ये इस तरीके से रैंडमली मूव हो रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल लेट मी थिंक कि इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मगर काइनेटिक थ्योरी में क्या करते हैं, हम सिंगल सिंगल पार्टिकल्स पे स्टडी करते हैं। इस पार्टिकल का हम अलग पढ़ेंगे, इस पार्टिकल का अलग पढ़ेंगे, इसका अलग पढ़ेंगे, इसका अलग पढ़ेंगे। मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक आपके पार्टिकल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। मतलब पार्टिकल का एवरेज एनर्जी, पार्टिकल का जो पूरा एक मीन पाथ है सबका लेकर के वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक डिफाइन करता है। मगर काइनेटिक थ्योरी में आप सिंगल सिंगल पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हो। टाइम लगा इसमें ज्यादा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में, क्योंकि आप एवरेज पाथ लेके चल रहे हो तो उसमें टाइम कम लगा। इसमें आप एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल को उठा करके उसके बारे में पढ़ रहे हो तो टाइम तो लगेगा ज्यादा ना। ठीक है, इसीलिए ये वाला आपका जो ब्रांच है वो ज्यादा यूजफुल है और ज्यादा आगे तक गया है। बट ये वाला ब्रांच बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, इसलिए इससे हम सिस्टम को सॉल्व बहुत रेयर कंडीशन में करते हैं। जब सारे मेथड्स अप्लाई कर लो सिस्टम नहीं समझ में आता तब इस पे आया जाता है, वरना सिस्टम सॉल्व करते हैं इससे। ठीक, अच्छा अब देखो ये तो हो गया आपका काइनेटिक और स्टैटिस्टिकल में। ठीक, देखो इसमें एक जो होता है उसमें क्या होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में इससे पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हम तो पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में डिफाइन कर रहे हैं ना, हम तो एक एक पार्टिकल को लेके पकड़ के चल रहे हैं, हम तो एक एक पार्टिकल को पढ़ रहे हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई सिस्टम में and may not be in equilibrium। ठीक, ये हो गया सिस्टम या तो इक्विलिब्रियम में होगा या तो नहीं होगा, दोनों ही केस में इसमें पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो इसमें आपकी दो चीजें डिफाइन होती हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में ही आपकी अपनी दो चीजें डिफाइन होती हैं। क्या, वो देखो या तो एक होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक और एक होगा स्टैटिस्टिकल बिहेवियर। जैसे देखो या तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में तुम्हारी दो चीज होगी, या तो मैकेनिक इन इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, और या इसमें या तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक, या तो इक्विलिब्रियम में होगा या तो इक्विलिब्रियम में वो नहीं होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसी को पूरा हम डिफाइन करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, जैसे उसका किसी भी सिस्टम का, जैसे मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, अगर इसके ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसके पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। जब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो वैरी करता रहेगा। जब वो वैरी करता रहेगा तो फिर वहां पे आपको उसका एवरेज पाथ कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे टफ हो जाएगा। फिलहाल आपके जो कोर्स में होता है, आपके कोर्स में आपको यही मिलता है। ये सब जो होगा ना नॉट इन, जब वो इक्विलिब्रियम में ना हो, क्या हो, कैसे हो, ये आपको मिलेगा पीएचडी लेवल पे जब आप जाओगे ना। और जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक को लेके पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पीएचडी लेवल पे ये सारी चीजें आती हैं। कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वहां पे आप काइनेटिक भी लगा सकते हो, तो समथिंग दोनों सेम पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसीलिए इसका बहुत नहीं होता। हम लेके चलते हैं मेन इसको, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक हम पढ़ते हैं, हम इसको जिसको आगे तक लेके जाते हैं वो हम लेके जाते हैं जिसमें सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, मेरी बात फिर से सुनना, हम जिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक को आगे तक लेके जाते हैं उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब इसमें आपका दो चीज होगा, या तो हम पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसके क्वांटम बिहेवियर को देखते हैं, क्वांटम बिहेवियर के हिसाब से उसको डील करते हैं। ठीक, या तो हम उसको क्लासिकल बिहेवियर से डील करते हैं। ठीक, या तो हम उसको क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे या तो हम उसको क्लासिकल मैकेनिकली ट्रीट करेंगे। क्वांटम बिहेवियर में तुम्हारा दो टाइप आता है ना, एक
FD, ठीक, और एक आपका आता है BE, मतलब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, और एक आपका आता है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। फर्मी-डिराक में कौन से आपके पार्टिकल्स आते हैं? जिस पार्टिकल की इंटीग्रल ऑड होता है, जैसे जो इंटीग्रल नहीं, जो कि आपके इंटीग्रल स्पिन जो होते हैं वो आपके आते हैं बोस-आइंस्टीन में, जो ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन्स होते हैं वो आते हैं फर्मी-डिराक में। मेरी बात को फिर से समझना, बहुत लोग फर्मी-डिराक को डिफाइन करते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन के तरह तौर पे, कुछ बहुत लोगों को मैंने सुना है वो डिफाइन करते हैं, या कई बुक्स में भी ऐसा लिखा होता है फर्मी-डिराक में कौन से वाले स्पिन्स आते हैं, वो हाफ इंटीग्रल स्पिन्स आते हैं। ऐसा नहीं होता है, इंटरव्यू वगैरह में ना इस चीज पे कभी कभी फंसा देते हैं, पूरा बोला जाता है हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन आते हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन नहीं आते, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन आते हैं। आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 10, अगर मैं इस तरीके से चलते चले जाऊं, आप मुझे बताओ ये और ये कट के 1 नहीं हो जाएगा, ये कट के 2 नहीं हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल स्पिन्स में क्या बचा? अगर आप बोलोगे हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो हाफ इंटीग्रल स्पिन तो इसको और इसको भी कहा जाएगा ना, है ना, हाफ इंटीग्रल स्पिन तो इसको और इसको भी कहते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, ये कट के यहाँ पे आ गया तो ये तो फिर बोस में आ गया ना, ये फर्मी-डिराक में कहाँ रह गया, इसीलिए पूरा बोला जाता है हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स जो होते हैं वो आते हैं फर्मी-डिराक में। जैसे आपका 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, डॉट, ये आपके होते हैं हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन। इसको कहीं साइड में लिख लेना, इसके नीचे लेट मी ड्रॉ हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन, ठीक। अच्छा, बी में क्या होते हैं? बोस-आइंस्टीन में ये होते हैं इंटीग्रल स्पिन, ये होते हैं इंटीग्रल स्पिन, मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है कि 0, 1, 2, 3 पूरा चलते चले जाते हैं। अब एक एग्जांपल मान लो, तो फर्मी-डिराक में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इस पे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है, और इसमें हम कह सकते हैं फोटॉन, जिसमें बी स्टैटिस्टिक्स मतलब बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करी जाती है, ठीक। अच्छा, अब इसमें आके देखो, इस क्लासिकल बिहेवियर में भी आपके होते हैं ऐसे पार्ट कर लेते हैं, जगह नहीं है ज्यादा, कंफ्यूज जाओगे सारे के सारे। देखो, इसमें तो हम पहले करते हैं एमबी स्टैटिस्टिक्स, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसको क्लासिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से ट्रीट करते हैं, या तो आप गिब्स किट का ट्रीटमेंट कर सकते हो, गिब्स स्टैट्स लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक, या तो बोल्ट्जमान लगा सकते हो। बट आपका होता क्या है, जब आप इन फ्यूचर पढ़ोगे ना, तो बेसिकली आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना नेट में या गेट पे, वो डिपेंड करते हैं क्वांटम बिहेवियर पे। आधा क्लासिकल बिहेवियर पर भी है, बट बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ज्यादातर आते हैं क्वांटम बिहेवियर पे। इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मैस हो जाता है, क्योंकि इसमें ना इंटीग्रेशंस वगैरह थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, मगर उसमें भी थोड़ा सा हम आपको ट्रिकी पार्ट बताएंगे, जैसे इसके भी क्वेश्चंस निकल जाएंगे बहुत जल्दी बिना टाइम लॉस किए। वैसे ज्यादातर इसके क्वेश्चन पूछ जाते हैं गेट में, और गेट में इस साइड से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेन आते हैं इधर से तो गेट में, ठीक। अच्छा, ये आपने यहाँ पे मेरे समझ लिया कि क्या है क्या नहीं है, ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक। अच्छा, अब आओ रैंडम वॉक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। लिख लिया होगा ना सबने?
वीडियो पॉज करके लिख लेना यार, मेरे पास टाइम नहीं था ना रुकने का, है नहीं, फटाफट से क्लियर कर ले सारा। देखो अब आते हैं हम किस पे, अपने रैंडम वॉक पे। अच्छा मुझे बता दो पहले कि रैंडम वॉक क्या भला है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को ना जानने से पहले उसका थोड़ा सा ना फिजिकल सिग्निफिकेंस जान लो कि वो क्या है क्यों है, और वो न रहेगा तो क्या हो जाएगा। इससे ना तुम्हारे टॉपिक को समझने में तुम्हें आसानी होगी, तुम क्लियरली इसको थोड़ा समझ पाओगे। देखो होता क्या है, जब आप किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हो, ठीक है, किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में हम उसका एवरेज बिहेवियर डिफाइन करते हैं, है ना, उसका जो एक मीन पाथ है जो, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको हम आगे तक लेकर के जाते हैं। रैंडम वॉक में भी क्या करते हो, ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा आप सबने बचपन में, अपने ग्रेजुएशन वगैरह पार्ट में तो ब्राउनियन मोशन तो होता ही है। उसमें क्या होता था, ब्राउनियन मोशन में एक सिस्टम दिया होता था, ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते थे, ठीक, वो पार्टिकल्स कहीं भी भाग रहे होते थे, वो किधर भी मूव कर रहे होते थे, देखो, ठीक, ये पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर रहे होते थे बिना किसी डायरेक्शन के या बिना किसी पाथ के, ठीक, ये होता था ब्राउनियन मोशन। इसी से तो इसको कर सकते हो कनेक्ट, रैंडम वॉक को भी हम सेम तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सुनो, इसमें भी क्या होता है, रैंडम वॉक की जो प्रॉब्लम आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये स्टेप है और सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, तो क्या होता है, स्टेप जो है अपने पीछे वाले से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जैसे अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो इन रैंडम वॉक द नेक्स्ट स्टेप इज entirely independent than previous one। मतलब ये जो स्टेप होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं प्रीवियस वन से, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एज लाइक एग्जांपल, अगर मैं मान लूं यही देखो, ब्राउनियन मोशन से सेम चीज कर सकते हैं हम कनेक्ट, इसमें भी पार्टिकल्स भाग रहे हैं, क्या इस पार्टिकल की वजह से इस पार्टिकल पे कोई कुछ भी लग रहा है, इसे कुछ कोई इफेक्ट हो रहा है, नहीं ना, ये अपने अलग भाग रहा है, ये अलग भाग रहा है ना, इसको इससे कोई इफेक्ट हो रहा है ना, इसको इससे कोई इफेक्ट हो रहा है, ठीक, सेम चीज तो हम रैंडम वॉक में भी पढ़ते हैं, जो आगे का स्टेप है वो इंटायरली डिफरेंट होता है प्रीवियस वन से। अगर तुमको मैं एक एग्जांपल दूं, प्रोबेबिलिटी का ही अगर तुमको मैं एक एग्जांपल दूं, तो मैं बोलूं कि मेरे पास एक कॉइन है, आई हैव वन कॉइन, ठीक, इस कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया, एक कॉइन है मेरे पास जिसको मैंने 3 बार में टॉस किया, तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड टाइम में हेड आए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड एट थर्ड टाइम। हेड आने की प्रोबेबिलिटी थर्ड टाइम में क्या है, देखो कॉइन को हम जब पहली बार टॉस करेंगे, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक, अगर कॉइन को मैंने यहाँ पे अगर मैं बोलूं पहला टॉस है, ठीक, अगर तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबका सम 1 होना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी में, तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी का सम 1 है पूरा, ठीक है, ये तो सही है भाई, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पहले टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो
क्या आप बोलोगे भाई 1/2 है। ठीक, सेकेंड टर्म्स में प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की, भाई ये भी 1/2 है, आ सकता है भाई। और भाई थर्ड टाइम में प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी बता दो, भाई ये भी 1/2 आ सकता है। आप मुझे बताओ इससे इसको कोई इफेक्ट पड़ा, थर्ड वाले स्टेप से सेकंड वाले या फर्स्ट वाले स्टेप पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं ना। ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट था और ये भी इंडिपेंडेंट था, किसी का भी आपस में इंटरलिंक नहीं था। ठीक, इसका मतलब जितने भी आगे स्टेप्स होंगे वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होंगे प्रीवियस वन से। मेरी बात समझ रहे हो, जितने भी आगे स्टेप्स होंगे वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होंगे अपने प्रीवियस वन से, दैट इज द रैंडम वॉक, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टेप्स आपके इंटायरली डिफरेंट होंगे। अब देखो, जैसे आप एक चीज समझ सकते हो कि आपके पास मान लो कोई भी ड्रग पर्सन है, ठीक है, कोई भी ड्रग पर्सन है भाई, वो पर्सन भी बना देते हैं, बच्चे लोग बुरा मान गए तो है। अब देखो ये पर्सन चल रहा है, ठीक, अब ये चल रहा है, अब इसके कदम सीधे पड़े या टेढ़े पड़े, यू नेवर नो, है नहीं। अच्छा, अगर अब मैं बोलूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये यहां से यहां आए, देखो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके टूवर्ड्स स्टेप्स, टूवर्ड्स राइट और स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, यही तो होगा, या तो उसका कदम ऐसे पड़ेगा या तो उसका कदम वैसे पड़ेगा। ठीक, इसके लेफ्ट आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम ले लें राइट, अगर मतलब राइट की प्रोबेबिलिटी ले लें, मान लो पी ले लेते हैं, लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी मान लो क्यू ले लेते हैं, तो और भी कुछ ले सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बट बेसिकली ऐसा होगा कि आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में, रैंडम वॉक में, प्रोबेबिलिटी में भी आपको पी और क्यू ही लेके चलते हैं, बाकी आपकी जो मर्जी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि पी और क्यू ही लेके चलना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लेके चल सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको यही मिलेगा हर जगह लिखा हुआ। अच्छा, एक यहाँ पर डिफाइन होता है एक्स, एक्स क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका एक्स। ठीक, एक्स इज इक्वल टू होता है एम एल, एक्स होता है आपका एम एल, जिसमें से कि आपका एल होता है स्टेप लेंथ और एम आपका होता है n2 माइनस n1। अब n1 और n2 क्या है, इसमें जितना स्टेप चला, मान लो इसमें n1 स्टेप चला, मान लो इसमें n2 स्टेप चला। ठीक, देखो ये तो प्रोबेबिलिटी है ना उसकी टर्न होने की, है ना, और ये मान लो उसके स्टेप्स है, इधर ये n1 स्टेप चला, लेफ्ट में ये n2 स्टेप्स चला, तो m आपका क्या होगा n2 माइनस n1। ठीक, फिर से सुनो ध्यान से, मान लो कोई ड्रंक पर्सन है, वो किसी पाथ पे, किसी एक्सेस पे, वन डायमेंशन में वो चल रहा है। ठीक, और क्योंकि वो ड्रंक पर्सन है तो उसका इंटायरली आगे का स्टेप इंडिपेंडेंट होगा लास्ट वन से, है ना, तो वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, वो या तो लेफ्ट में मूव कर सकता है या तो वो राइट में मूव कर सकता है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी उसकी राइट में मूव करने की मान लो P है और उसकी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट में मूव करने की मान लो Q है। ठीक, देन लेट अस सपोज कि वो राइट वाले साइड में n1 स्टेप चला एंड लेट अस सपोज कि वो लेफ्ट वाले साइड में n2 स्टेप चला। ठीक, अच्छा, अब यहां से मान लो वो यहां से मान लो वो चलता है और वो यहां तक आता है। ठीक, तो इसका ये x क्या होगा, ये x लेते हैं हम इसका डिस्प्लेसमेंट, और x इज इक्वल टू ml होता है, m मतलब n2 माइनस n1, जितने वो स्टेप्स चला उसमें से माइनस q माइनस, देखो मैंने बोला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्टेंस की बात नहीं करी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी है। अगर आपके पास एक सिस्टम है कोई, मान लो, ठीक, अब उसमें आपको दो पाथ गिवन है, एक ये पाथ है, यहाँ से पूरा ऐसे घूम के जाओ, या तो एक ये पाथ है ऐसे पूरा घूम के जाओ। ठीक, इससे मान लो जिसको हटा ही देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। जैसे देखो, मान लो आपके पास दो पाथ है, या तो आप ऐसे पूरा घूम के जाओ या तो आप ऐसे पूरा घूम करके जाओ। ठीक है, आपको A से B तक पहुंचना है। ठीक है, तो जो आप पूरा पाथ लेके चलोगे वो आपका डिस्टेंस कहलाता है।
ठीक। और जो आप शॉर्टकट मारोगे, आप शॉर्टेस्ट आपका पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात करी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू ml, l मतलब स्टेप लेंथ, वो कितना कितना स्टेप चल रहा है, और आपका m क्या हो गया n2 माइनस n1, कितने स्टेप्स वो चले उसमें से वो माइनस करता है, टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट का वो माइनस करके एक निकालता है आपका m। समझ रहे हो आप यहाँ पर कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं आपके। ठीक, अब सुनो मेरी बात। होता ये है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके वाले एग्जाम्स में, गेट वगैरह में या नेट वगैरह में, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। देखो क्वेश्चंस बेसिकली आपके आते हैं, मुझे लगता है 3 और 4 टाइप्स के। जैसे देखो टाइप 1, टाइप 1 आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास दिए हैं जिसमें टोटल n स्टेप है, ठीक, टोटल इसमें n स्टेप है, तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो राइट में स्टेप लेके चलेगा। देखो अब मेरी बात सुनो, लेट अस सपोज कि n स्टेप्स है टोटल, ठीक, अब उसमें मान लो n1 स्टेप है और n2 स्टेप है, n1 वो चला राइट और n2 वो चला लेफ्ट। ठीक, टोटल स्टेप्स कितने हैं n, तो मतलब अगर इसको मैं बोलूं तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 क्या नहीं होना चाहिए, टोटल स्टेप्स होने चाहिए ना, बनता है होना। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा बचपन में, सेम तरीके से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब n c n2, ठीक, p p आपका क्या है जो आपका उसमें वहां पे लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लाइट की पावर n1 मल्टीप्लाई बाय q टुवर्ड्स n2। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। आप चुपचाप से इस फॉर्म में रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू गॉट द आंसर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही होगा ना, फिर भी बताते हैं, मे भी किसी को ध्यान ना हो। n की प्रोबेबिलिटी अपॉन n2 की प्रोबेबिलिटी फिर n माइनस n2 की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या है, अगर यहाँ से n माइनस n2 करोगे तो क्या n1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं n फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल इनटू n1 फैक्टोरियल, बुरा तो नहीं मानते होगे, ठीक है। देखो अब टाइप सेकंड, ठीक, अब इनका टाइप सेकंड क्या है, लेट अस थिंक दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, टोटल स्टेप्स क्या है n है मान लो। अब राइट और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, देन टुवर्ड्स राइट निकालना है ना, आप यहाँ पे n1 लेके चलो क्योंकि आपको राइट निकालना है। अब क्योंकि आपको राइट निकालना है तो आप यहाँ पे n1 लेके चलो, ये तो आपका एज इट इज होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये जो आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा यहाँ पर n1 और ये आ गया यहाँ पे n2। मतलब ओवर एंड ऑल अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी जिसकी आप निकालोगे ना वो सेम निकलेगी, बट वही है कि थोड़े से ना इसके फॉर्मूलेज पे थोड़ा सा फोकस्ड होके चलो कि किस तरीके से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर इसको आगे तक मैं डिफाइन करके लेके जाऊं तो अब अगर इसके जनरल डिस्कशन पे बात करते हैं, जनरल डिस्कशन मतलब
इसके आगे के डिस्कशंस पे अगर मैं बात करूं आपसे, रुको, जैसे देखो जनरल डिस्कशन मतलब मीन इसका, एवरेज एनर्जी इसकी मीन। अच्छा मुझे ये बता दो, मीन तो बचपन में भी पढ़ा होगा ना तुम सबने, है सेम ही टाइप का तो मीन है, अलग थोड़ी है कुछ इसमें मीन। कैसे, देखो मीन, ठीक, मीन आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है समीशन प्रोबेबिलिटी इनटू यूआई अपॉन सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यू क्या है, लेट अस थिंक दैट यू हैव टेक वैल्यू, देखो लेट अस थिंक you have values u1 u2 u3 dot, ठीक, and let you have probabilities pu1 pu2 pu3 डॉट। सपोज करो तुम्हारे पास वैल्यूज गिवन है u1 u2 u3, ठीक, उनकी प्रोबेबिलिटीज है u1 u2, इसको अगर मैं ओवर एंड ऑल कंसीडर करूं ui से, तो बुरा तो नहीं मानोगे, इस सबके सम को अगर मैं कंसीडर करूं pui से, ठीक, तो सम क्या होता है, मतलब अगर मैं बोलूं पूरा तो ये होता है सम ऑफ टोटल pui इनटू ui, ठीक। अच्छा ये टोटल प्रोबेबिलिटी की सम है, ये तो ऑलवेज हमेशा 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 ही होती है ना, ठीक। तो मतलब आपका मीन का जो फॉर्मूला एग्जैक्ट बनता है वो होता है मीन, दैट इज यू बार से डिनोट करते हैं मीन को, और ये आपका होता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज इनटू टोटल वैल्यूज, ये आपका होता है मीन, ठीक। अच्छा अगर इसको हम आगे तक लेके जाएं तो इसमें जैसे डिस्पर्शन रिलेशन होता है और वेरिएंस होता है, डिस्पर्शन एंड वेरिएंस बेसिकली दोनों सेम टाइप के कहे जाते हैं, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिस्पर्शन और वेरिएंस। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है, देखो जब आप आगे लेके जाओगे ना तो आपको क्वेश्चंस में, रैंडम वॉक के क्वेश्चंस में या तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को देगा, लेफ्ट और राइट की आप निकालो, जो कि आपको मैंने पहले बताया था टाइप 1 टाइप 2 में, या तो वो आपसे मीन पूछ लेगा, ठीक, नहीं तो वो आपसे डिस्पर्शन पूछ लेगा, या तो वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा। अब मेरी बात सुनो, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्शन का अगर मैं एक नॉर्मल साइंटिफिक फॉर्म बोलूं तो इसका मतलब ये होता है, डिस्पर्शन का मतलब कि किसी भी एक सिस्टम में कितनी तरीके से उसकी वैल्यू स्कैटर्ड है, कितने तरीके से उसकी वैल्यूज फैली पड़ी है, कितने तरीके से उसकी वैल्यूज स्कैटर्ड है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक। डिस्पर्जन को ही वेरिएंस कहते हैं, मतलब वैरायटी, मतलब अलग अलग टाइप के वैल्यूज वहां पे कितने प्रेजेंट हैं उसको हम डिस्पर्जन, और सेम चीज को हम बोलते हैं वेरिएशन। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखो मेरी बात समझो, देखो डिस्पर्जन मैंने आपको बताया अभी, इसी को बोलते हैं वेरिएंस। इसके लिए मैंने क्या बोला कि मान लो कोई सिस्टम है, इसमें पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक। अच्छा अब इस पार्टिकल्स की एनर्जी किस तरीके से वेरिएट हो रही है, किस तरीके से डिस्पर्स हो रही है, किस तरीके से स्कैटर्ड हो रही है, दैट इज डिस्पर्जन, ठीक। अच्छा अब एक आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डिस्पर्जन भी इसको कहते हैं, ठीक। अब ये क्या है, जब ये हमने निकाला तो हमें इसकी क्या नीड पड़ी,
होता ऐसा है कि जब हम इसको इसको करते हैं ना कैलकुलेट, जब हम डिस्पर्शन या वेरिएंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है ना वो थोड़े से बड़े फॉर्म में आती है, मतलब थोड़ा सा वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि देखो हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं ना, तो हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 अपना एवोगैड्रो नंबर जो होता है लगभग उस लेवल के पार्टिकल की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इतने सारे पार्टिकल का जब हम डिस्पर्सन या वैरियंस निकालेंगे, जब हम ये निकालेंगे कि उसकी एनर्जी कितनी स्कैटर्ड है, कितनी बिखरी हुई है, तो वो अपने आप में बड़ा निकल के आएगा वैल्यू। ठीक है, जब वो बड़ी वैल्यू निकल करके आएगी तो उसको आगे तक लेके चलना या उसको सॉल्व करना थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। इसलिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इसकी वैल्यू निकलती है ना उसी को हम रूट में ला देते हैं। बस जब हम रूट में ला देंगे तो ये छोटा हो जाएगा अपने आप ही। हाँ, मेरी बात समझना, अगर मैं इसको रूट में लेकर के आ जाऊं तो ये वैल्यू अपने आप छोटी हो गई ना थोड़ी, तो उसके बाद अब इसको लेके चलना थोड़ा सा आसान हुआ आपके लिए। सेम चीज है, जैसे अगर अब आपको मैं बोलूं एक चीज और होती है, जैसे देखो वैसे तो देखो बहुत बड़ा डेरिवेशंस है इन चीज़ों पे, बट ना राइट नाउ हम डेरिवेशन कराने के मूड में नहीं है यार, टाइम लॉस होता है और उससे कोई मतलब नहीं होता डेरिवेशन कराने का। तो हम सोच रहे थे कि मैं आपको शॉर्टली बताऊं चीज़ों को थोड़ा किस तरीके से क्या होता है विदाउट एनी डेरिवेशन, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, क्योंकि डेरिवेशन ना आते भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका डेरिवेशंस का। ठीक, अच्छा अगर मैं तुमको बोलूं मीन निकालो आप n1 का, जो कि वो राइट स्टेप लेके चल रहा है। ठीक है, अगर n1 का मीन निकालते हैं और आप निकालो n2 का मीन, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट वाला जो स्टेप्स होंगे उसका आप मीन निकालो कि वो राइट में कितना स्टेप चल रहा है, या फिर आप मीन निकालो कि वो लेफ्ट में कितना स्टेप चल रहा है। इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, देखो एन पी, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स राइट था तो P, अब इसमें क्या है N Q होता है। Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट और N आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इसका एक फॉर्मूला ही होता है टोटल। ये आते हैं 2 पन्ने के डेरिवेशन के बाद, बट मेरा मूड नहीं हो रहा कि इसको डेरिवेट करूं फिर मैं पूरा बताऊं, इसलिए मैंने एक नॉर्मल तरीके से लिखा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं बात करूं M पे, ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ तुम्हें कि m का मीन निकालो भैया, ठीक, तो m का मीन निकालने के लिए क्या करोगे, तुमको एक चीज मैंने बताई थी अभी, m इज इक्वल टू n1 n2 माइनस n1 बोला था। तो अगर इस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम n1 और n2 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी भैया, इस पे घबराना नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम ये कर सकते हो n1 का मीन माइनस n2 का मीन कर सकते हो। तुम्हारा n1 और n2 का मीन तो यहाँ पे निकला पड़ा है, उठा के वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो np माइनस nq। ठीक, n दोनों में सेम है, कॉमन लो, मतलब p माइनस q, ये तुम्हारा क्या निकल गया, m का मीन निकल गया। ठीक है, अच्छा अब अगर तुमको मैं बोलूँ कि आप निकालो मुझे डिस्प्लेसमेंट का मीन दो, डिस्प्लेसमेंट का क्या मीन होता है, देखो अब डिस्प्लेसमेंट के मीन के लिए x इज इक्वल टू ml होता है, ये तो तुम लोग को पता है ना। अब देखो s इज इक्वल टू ml होता है, ठीक, अब m की वैल्यू तुमने यहाँ पे क्या निकाली, इसका मतलब यहाँ पे m का होगा। अच्छा, लेंथ पे बार नहीं लगता क्योंकि लेंथ का आप मीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि l यहाँ पे स्टेप लेंथ था, स्टेप लेंथ मतलब यूनिट लेंथ था। ठीक है, जब वो उसका यूनिट लेंथ है तो वहां पर आप मीन कैसे निकालोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक, जब आप वहां पे मीन नहीं निकाल सकते तो ये तो क्योंकि ये तो यूनिट लेंथ था, यूनिट या स्टेप लेंथ कह लो। ठीक, तो ये आपका एज इट इज रहता है, इस पे बार नहीं लगता। अच्छा, अब x बार है तो m का क्या निकला था आपका मीन, n p माइनस क्यू, ठीक है, इंटू l, ये आपका निकल गया x का
कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो प्लीज़ मुझे बताना कि किसी को समझ में नहीं आया या जो भी, हम उसको ज़रूर आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा जगह बनाओ, मैं थोड़ा नीचे लिखा नहीं जाता यार ज़्यादा मेरे से झुक करके। अच्छा, इतना काफ़ी है। देखो, अब अगर मैं बात करूँ आपके आगे की, मतलब डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिस्पर्शन क्या होता है, इसको डेल्टा n1 स्क्वायर से डिनोट करा जाता है। डिस्पर्शन को डेल्टा n1 बार स्क्वायर से डिनोट करा जाता है, ठीक। अच्छा, अब डेल्टा ये n1 बार से क्यों क्यों करते हैं डिनोट, क्योंकि ये डिस्पर्शन है ना, ये पूरे स्कैटर्ड एनर्जी का आपका डिफाइन करता है, ठीक है, इसलिए इसको डेल्टा n1 बार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है n1 बार स्क्वायर प्लस, आई थिंक प्लस होता है कि माइनस होता है, आई थिंक माइनस होता है, माइनस ही होता है, n1 बार का, इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुम्हारा ये n1 यहाँ पे निकला था, n1 तुम्हारा यहाँ पे निकला था np, ठीक है। अच्छा, अब n1 जब आपका np निकला था तो n1 बार का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर p स्क्वायर। और भी कुछ होगा क्या, वो तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, पूरा सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा लेवल पे, सॉल्व वगैरह कर करके फिर आपको एक वैल्यू मिलेगी, एंड द वैल्यू इज दैट, जैसे इसको पूरा आप जब सॉल्व करके लेके चले जाओगे ना टिल एट लास्ट तक, एक मिनट रुको, मुझसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, नहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, जैसे n1 स्क्वायर माइनस n1 का बार स्क्वायर, हाँ ये भी ठीक है, फिर n स्क्वायर p स्क्वायर, ये भी ठीक है, फिर n1 बार स्क्वायर, ये भी ठीक है, ठीक है, नो वरी, परफेक्ट चल रहा है। देखो, इसका ना आप डेल्टा वगैरह दोनों की तरफ डेल्टा करोगे फिर, ठीक है, डेल्टा वगैरह करके फिर आप इसको डिफाइन करोगे, पूरा आप इसको सॉल्व करोगे, एट द एंड इसका भी डेरिवेशन है जो कि हम नहीं करा रहे हैं, और जब आप डेरिवेशन करके निकालोगे ना तो आपका डिस्पर्शन का स्क्वायर आपका आता है एन पी क्यू, ठीक, n2 डेल्टा का स्क्वायर आता है आपका एन पी क्यू, ये दोनों सेम आता है, ऑलवेज ये दोनों आपका हमेशा सेम आता है। अच्छा, अब जब ये सेम है तो अब मुझे बताओ, अगर मैं डेल्टा m1 स्क्वायर निकालूं तो ये कैसे निकल सकता है, ये ऐसे निकल सकता है m स्क्वायर माइनस m बार का स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बताओ m आपका क्या था, बोलो, m आपका क्या था, m आपका था n1 माइनस n2, ठीक, n1 माइनस n2 आपका m था, ठीक है। अब अगर n1 माइनस n2 आपका m था और एक आपके पास ये भी तो था n1 प्लस n2 इजिकल टू n, ये भी तो था आपका, था, ठीक है, ये दो थे आपके पास, अगर मैं यहाँ से n2 निकालूं तो क्या आ जाएगा n माइनस n1, ठीक, अगर यहाँ पे अगर मैं n2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो n इज इक्वल टू n1 माइनस n प्लस n1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 2n1 माइनस n, क्या हम गलत कर रहे हैं, सही है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा करके रखूँ एज इट इज, तो देखो अगर मैं डेल्टा m निकालूं, ठीक, m1 क्या, अगर मैं डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पे रखूं तो हम ये कह सकते हैं 2 डेल्टा m, 2 डेल्टा n1 माइनस डेल्टा n, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये चीज तो कांस्टेंट है ना,
ये चीज तो वैलिड करेगी नहीं। नंबर ऑफ स्टेप लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जब नंबर ऑफ स्टेप लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेंगे तो आप मुझे बताओ कि क्या हम इसको जीरो कंसीडर नहीं कर सकते? कंसीडर कर सकते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं डेल्टा m इसका स्क्वायर तो 2 डेल्टा n1 का स्क्वायर, दोनों तरफ डेल्टा ले लो और मतलब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो डेल्टा m का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल्टा n1 स्क्वायर। मैंने 2 को बाहर ले लिया स्क्वायर कर करके, क्या मैंने गलत करा? अब बताइए, डेल्टा m बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 डेल्टा n1 बार का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने बार ले लिया। ठीक, वो बार भी ठीक है। अब डेल्टा m बार का स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो 4, ये मैंने यहाँ पे निकाला था, देखो ये। ठीक, तो हम वैल्यू रख दें एन पी क्यू। आपका डेल्टा m स्क्वायर क्या निकल गया आपका? 4 एन पी क्यू। ठीक, समझ पा रहे हो? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं डेल्टा x का निकालो मीन, मुझे दो, मुझे डेल्टा x का मीन चाहिए, तो डेल्टा x का मीन नहीं निकल जाएगा? x इज इक्वल टू एम एल होता है। ठीक है, तो अगर मैं दो डेल्टा ले लूं, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा एम एल हो जाएगा। बुरा तो नहीं मानोगे? अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं इक्वल टू डेल्टा m का स्क्वायर इनटू l, क्या गलत है ये? ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी अगर मैं दोनों तरफ बार लगा दूं, डेल्टा m बार स्क्वायर इनटू l, क्या ये गलत है? नहीं ना। देखो l आपका ऑलवेज l पे भी स्क्वायर लगाओ भाई। ठीक, ये चीज तुमने यहां निकाली है, सीधे उठा करके इसमें डालो, बार इज इक्वल टू 4 एम पी क्यू एल स्क्वायर। ठीक, देखो तुमको ना सिर्फ इसको ध्यान में रखना है और सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, बाकी ये पूरा तो तुम्हारा अपने आप ही निकल जाएगा जब तुमको ये पता होगा तो, और ये पूरा तो तुम्हारा अपने आप ही निकल जाएगा जब तुमको ये ध्यान होगा तो। और क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ना, इन दोनों की ये वैल्यू लाने के लिए ना एक लंबा सा डेरिवेशन है, समथिंग 2 पेजेस का। दैट्स वाई हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरा हम डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से करो यार, क्योंकि टाइम नहीं है ना उतना। अब मैं सब चीज को एक बार समराइज कर दूं पूरा। देखो अब मैं सब चीज का हम एक टेबल बनाते रहे। ठीक है, उस टेबल को ध्यान रखना, मतलब कहीं अगर मैं तुमको बोलूं यूजफुल फॉर्मूला, अगर देखो एक टॉपिक डालो, समझ तुम लोग एक टॉपिक डालो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डालना। ठीक है, हैशटैग के साथ। देखो यूजफुल फॉर्मूला फॉर रैंडम वॉक। ठीक, देखो पहले तो तुम्हारा क्या था, तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी n1 या फिर n2 का जब तुम निकालते तो तुम कैसे निकालते? n c n1 इंटू पी की पावर n1 इंटू क्यू की पावर n2। ठीक, एक तो तुम इसको याद रखो। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली तुम्हारा जो समराइज एक और फॉर्म जो अभी तुमको जितना मैंने तुम्हें सिखाया है कैलकुलेट करके, उसको सुनो। समरी, ठीक, समरी तुम्हारा होगा मीन का, अगर मैं लेके चलूं तो तुमको मैंने बताया तो मीन n1 बार n2 बार x का बार। ठीक, अरे m का भी तो बार है पहले, x का बार। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आया था np, ये तुम्हारा क्या आया था nq, ये तुम्हारा क्या होता है ml होता है m इज इक्वल टू n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2, मतलब np माइनस q, और ये क्या आता है आपका m इंटू n होता है, तो n
P माइनस क्यू इंटू एल। ठीक, अच्छा ये हो गया मीन बॉक्स डिट। फिर आपका था क्या था, वैरियंस था ना, वैरियंस या डिस्पर्जन। ठीक, वैरियंस, वैरियंस आपका क्या क्या निकला था हर चीज का, मतलब डेल्टा n1 का स्क्वायर, डेल्टा n2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर डेल्टा m का स्क्वायर, फिर डेल्टा x का स्क्वायर। ये आपका क्या निकला था, npq। ये क्या था आपका npq, ये भी था, ये भी आपका npq था। ठीक, ये आपका क्या निकला था, n2 माइनस n1 के हिसाब से निकला था ये। हाँ, तो ये आपका क्या निकला था 4npq। ठीक, ये आपका क्या हो गया 4npq l स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब इसको भी बॉक्स सेट करो, बॉक्स करो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा n1, सिग्मा n2, सिग्मा m और सिग्मा x। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, हमेशा सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका क्या होगा आपका, एक मिनट यार, ये वैरियंस पे बार में होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अब इसका क्या होगा, इसी का रूट ना, डेल्टा n1 स्क्वायर का रूट। ठीक, ये क्या होगा डेल्टा n2 का रूट। ठीक, ये क्या होगा डेल्टा m का रूट, और ये क्या होगा x वाला, सिग्मा x आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका रूट ओवर डेल्टा x का बार होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये आएगा अंडर रूट npq, ये आएगा अंडर रूट npq, ये आएगा अंडर रूट 4npq, और ये आएगा अंडर रूट 4npq l स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 2 रूट npq, ये क्या हो जाएगा 2l अंडर रूट npq। इसको भी बॉक्स करो, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरे रैंडम वॉक में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मीन डिस्प्लेसमेंट या जितने भी तरीके से वो घुमा सकता है या जो कर सकता है, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपको घूम फिर के इस फॉर्मूले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है पूरे रैंडम वॉक में। ये ध्यान रखो, सारा अपने आप निकल जाएगा, चाहे रैंडम वॉक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में हो, चाहे रैंडम वॉक प्रोबेबिलिटी में हो। प्रोबेबिलिटी भी आती है गेट में, ध्यान लेके चलना, प्रोबेबिलिटी भी आती है गेट में, चाहे रैंडम वॉक में हो चाहे प्रोबेबिलिटी में हो। आप इसको थोड़ा ध्यान लेके चलो, अपने आप निकल जाएगा सारा का सारा। ये याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है भी कि नहीं। ठीक, मेरे पास देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम्हारा ए वन डायमेंशन रैंडम वॉकर takes steps towards left and right with equal probability. The probability that the random walker starting from origin and back
origin after n steps, वो आपका दिया है ब्रैकेट ब्रैकेट में इवन, मतलब n इवन है, ठीक है। इज क्या होगा, ये गेट का ही क्वेश्चन है जो तुम्हें राइट नाउ हमने दिया है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। वन डायमेंशन रैंडम वॉकर, पहले तो चलो तुम चीजों को पिक्चराइज करना सीखो। वन डायमेंशन रैंडम वॉकर है, ठीक है। अब देखो टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे P इक्वल टू Q होगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड राइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड लेफ्ट इक्वल होगा। इक्वल प्रोबेबिलिटी साथ साथ है तो यहाँ पे इक्वल होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी अगर टोटल करें तो कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये होगा हाफ, ये होगा हाफ, ठीक। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड बैक टू ओरिजिन, मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड बैक टू ओरिजिन, यहां से वो शुरू करके फिर वो वापस यहीं पे आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू ml होता है, ml क्या हो गया, 0 हुआ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम what is the probability that the random walker starting from origin and back to origin after n step, after n step वो वापस आ जाता है सेम जगह पे, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब अगर वो बैक आ जा रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे, इस वाले फॉर्म को लेके चलो, ठीक है। इसको भी बॉक्स अप कर दो भाई, इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्म को लेके चले, कुछ भी ले लो, n1 या n2 दोनों तो सेम ही होगा ना, यहाँ पे तो बराबर ही आ रहा है, तो चाहे तुम n1 लेके चलो चाहे तुम n2 लेके चलो, आएगा तो सेम ही ना उसमें भी। अच्छा एक मिनट, शूट हो रहा है ना यार, हाँ हो तो रहा है। शूट हो रहा है, ठीक है। चाहे तुम n1 लेके चलो चाहे तुम n2 लेके चलो, आएगा तो दोनों ही कंडीशन में सेम ना। अब देखो n1 ठीक इंटू p की पावर n1 इंटू q की पावर n2, ठीक है। ये तो होगा तुम्हारा, बनता है इतना होना। अब देखो क्योंकि वो हाफ स्टेप लेके चल रहा है ना, n/2 ले ले, बुरा तो नहीं मानोगे, ध्यान से देखो इसको, ठीक। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे p क्या था, 1/2, q क्या था 1/2, देखो इसका मतलब 1/2 की पावर n1 इंटू 1/2 की पावर n2, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n1 लिया और n2 लिया, देखो टोटल स्टेप तुम्हारे पास क्या था n, ठीक है। वो राइट में भी चल रहा है इक्वल नंबर से और लेफ्ट में भी चल रहा है इक्वल नंबर से, इसका मतलब हम n/2 प्लस n/2 ले सकते हैं। ये तुम्हारा n1 ये तुम्हारा n2, इसी को उठा करके मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक। तो वही मैं यहाँ और यहाँ पे भी रख दूं। अगर मैं ये बोलूं n/2 इंटू 1/2 की पावर n/2 डॉट 1/2 की पावर n/2, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई वैल्यू दी होती तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते, और क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है ना, देन दिस इज योर आंसर। यही वहां पे ऑप्शन में था पेपर में। लाओ अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब एक ना टू डायमेंशन पे क्वेश्चन करते हैं। देखो कंसीडर ए रैंडम वॉकर ऑन ए स्क्वायर लैटिस, ठीक। एट each step the walker moves to a
नियरेस्ट नेबर साइट, ठीक, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर ईच 4 साइट, ठीक। द वॉकर starts at origin and takes 3 steps. The probability that during this no site is visited more than once. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो, देखो फिर से सुनो, एक रैंडम वॉको को कंसीडर करते हैं, वो एक स्क्वायर लैटिस में मूव कर रहा है। स्क्वायर लैटिस की यहाँ पे बात हुई है, इसका मतलब यहाँ पे 2D का प्रॉब्लम है, ठीक है। एट ईच स्टेप द वॉकर मूव्स टू द नियरेस्ट नेबर साइट, हर स्टेप पे वो अपने अगले वाले साइड पे मूव कर रहा है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका P और Q यहाँ पे भी इक्वल है। फॉर ईच 4 साइड द वॉकर स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड टेक्स 3 स्टेप। 4 साइड्स होंगे, जाहिर से बात है वहां पे क्या है आपका स्क्वायर है तो 4 साइड्स तो होंगे। अच्छा, वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और वो 3 स्टेप ले रहा है, ठीक। Then that during this no side is visited more than once, मतलब वो बैक टू उसी पे वापस नहीं आ रहा है, उसी पे चल रहा है। जैसे देखो पिक्चराइज करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर लैटिस बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लो भाई, एक हम यहाँ पे स्क्वायर लैटिस बना रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी स्क्वायर ले लो, मान लो मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे इसका है ओरिजिन, ठीक। अब यहाँ से वो चल रहा है तो यहाँ पे तो चाहे वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। उसके इधर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके इस साइड जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो चारों में से किसी भी साइड जा सकता है ना, तो मतलब वो 4/4 करे, ठीक, मतलब वो चारों में से किसी भी साइड पे जा सकता है, ठीक। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके जाने की 4/4, ठीक। अच्छा, मान लो वो यहां से इस साइड चला और वो यहाँ पे पहुंचा आपने, ठीक। अब वो यहाँ पहुंचा तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी किधर है जाने की, उसको 3 स्टेप लेना है, ठीक है। ये उसका पहला स्टेप हुआ, ठीक। अब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखो इसमें क्लियर लिखा है नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस, इसका मतलब ये यहाँ बैक टू वापस तो आएगा नहीं, या तो वो यहाँ जाए या तो इधर जाए या तो वो इधर जाए, ठीक है। या तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, या तो वो इस साइड जाएगा, इधर तो वापस आएगा नहीं। इसका मतलब अब उसके आगे चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 2 3/4, ठीक। अच्छा, मान लो अब वो इधर चला और वो यहाँ पहुंचा, ये उसका सेकंड स्टेप हो गया। अब वो यहाँ तो आएगा नहीं वापस, तो या तो वो इधर जाए या तो इधर जाए या तो इधर जाए, ये कर सकता है। तो उसके थर्ड स्टेप पे भी चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका जो आ जाएगा वो आपका आंसर पूरा आपका, ठीक। यही होता है और प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं होती है। अब देखो जब इतना बात हो रहा है तो एक और पिक्चर बनाते हैं। देखो जैसे मान लो एक 3D का पिक्चराइज करते हैं, ठीक है। एक 3D का क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो एक तुम्हारे पास एक क्यूब है, मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक। अच्छा, इस क्यूब में कोई मान लो मूव कर रहा है, ठीक, कोई भी रैंडम वॉकर है जो इस क्यूब में मूव कर रहा है, ठीक। आप अगर मैं बोलूं कि वो यहां से शुरू हुआ, अगर मैं बोलूं कि वो यहां से शुरू होता है तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो अगर वो यहां से है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो एक क्यूब होगा ना इसके पास, इसके सामने लैटिस है ना ये है, तो यहाँ पे भी तो एक क्यूब होगा ना, ठीक। तो
या तो वो इधर जाएगा, या देखो या तो इधर इधर इधर, 3 तो ये हो गए, 5 6, जैसे देखो तुम इमेजिन करो, इमेजिन ये करो जैसे मान लो तुम किसी कमरे में खड़े हो, ठीक है। अब उस कमरे में आपके पास क्या होगा, या तो ये दोनों, ठीक है, या तो ये 4 तो ऐसे हो गए, और बाकी एक डायगोनली 6 हुए। क्यूब के साइड्स कितने होते हैं मुझे एक बार में ये बताओ, 6 साइड होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे 6 तरीके से विजिट कर सकता है। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको भी 3 स्टेप लेने हैं तो ये 6 साइड से विजिट कर सकता है। इसका मतलब इसका पहला स्टेप में क्या होगा, 6/6। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये बैक टू वापस तो आएगा नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, 5/6। और थर्ड वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये बैक टू वापस तो आएगा नहीं, तो 5/6। इसको सॉल्व कर लो, यू गॉट द आंसर। ये हो गया आपका प्रॉब्लम 3D का। रैंडम वॉक में 3D का प्रॉब्लम क्या आपका राइट नाउ इसी तरीके से होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। इवन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। नॉर्मल छोड़ो ना कोई फॉर्मूला, अकल लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पर यू गॉट द आंसर। यहाँ पे आप आराम से सोच के निकाल लोगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इसको हटाओ, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो अब मेरा कहना है कि एक और क्वेश्चन लेके चल ही लेते हैं भाई, तुम लोगों के लिए वो ठीक होगा। हाँ देखो इसी क्वेश्चन में सवाल रहेगा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए रैंडम वॉकर टेक्स स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, is the positive direction, ठीक है, with probability 2/3 and step of unit length in negative direction with probability of 1/3, the mean displacement of the walker after n step is। आपके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन थे, n/3 सेकेंड, n/8 थर्ड, 2n/3 फोर्थ, 0। अब बताओ आपके क्वेश्चन में क्या है, ए रैंडम वॉकर टेक्स स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी 2/3। मान लो उसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव साइड में वो p लेके चले पॉजिटिव, वो क्या चल रहा है 2/3। नेगेटिव साइड में उसका स्टेप लेंथ क्या है, q आपका आ जाता ले लें अगर हम, तो ये है आपका 1/3। यहाँ पे देखो p प्लस q अगर आप करोगे 2/3 प्लस 1/3, तो क्या यहाँ पे 1 आया, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई, ठीक है। अब निकालना है व्हाट इज द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉकर आफ्टर n स्टेप। आफ्टर n स्टेप उसका मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तुमको मैंने मीन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था, सी दिस, कहाँ गया मीन, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तुम्हारे पर डायरेक्ट लिखा पड़ा है ना। सीधे इसको अप्लाई करो राइट ना। मीन डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला आएगा n p माइनस q होता है, ठीक है। n तो एज इट इज है, n 2/3 माइनस 1/3 दैट इज n इनटू 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1/3 दैट इज n/3। योर आंसर इज दिस।
अगर तुमको मैं इसी चीज में अगर तुमको मैं बोलूं कि मुझे मीन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे तुम मुझे वेरियस डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, अगर मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि तुम मुझे वेरियस डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, तो वेरियस डिस्प्लेसमेंट निकाल के कैसे बताओगे? इसका भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट देखो फॉर्मूले को सीधे, क्या आएगा आपका डेल्टा एम बार का स्क्वायर दैट इज 4 n p क्यूब, ठीक है, 4 इंटू एन इंटू 1 2/3 इंटू 1/3, ठीक है, 4 टू से ठीक, सही है, ठीक है। अगर इसी जगह पे आपको मैं बोलूं कि आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ, इसी डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ, इसी डिस्प्लेसमेंट का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ, तो क्या होता है, सेम चीज को हम रूट में कर देते हैं, अगर इसी को मैं रूट में कर दूं तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल आएगा? हुआ, इसीलिए मैंने बोला ये सब ना आपके एज लाइक हथियार है, इन सबको एज इट इज लेकर के चलो, इन सबसे क्वेश्चन आपके बहुत इजी तरीके से हैंडल होंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। जब तक आप सोचोगे ना तब तक आपके ये फॉर्मूलेज आपके ध्यान में होंगे ना, तो आपका इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको मैंने ध्यान में रखने के लिए भी क्या कहा है, या तो यहाँ का ये या तो यहाँ का ये, अब उसमें से भी देखो, बस बाकी तो ये दोनों तो आप अपने आप कर लोगे कैलकुलेट, इन दोनों को भी आप अपने आप कर लोगे कैलकुलेट, और ये तो आपका अंडर रूट होता ही होता है। बस इसी को आप बस ध्यान में लेके चलो, आपके अब इस पे पता है, अब आप सोचोगे कैसे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा क्या निकलेगा, फॉर्मूलेज को तुम थोड़ा सा तुम दिमाग में रखो तो सही, तुम्हारा अपने आप निकल आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। रैंडम वॉक में अब और जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, नॉर्मली मैंने आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। तो मेरे तरफ से आपका रैंडम वॉक का कंप्लीट टॉपिक ओवर होता है राइट नाउ। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको आएंगे एग्जाम्पल पे, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल पे, ठीक है, उसमें भी एग्जाम्पल में भी हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल, ठीक है। फिलहाल इसके क्वेश्चन जहां से दिखे जिस तरीके से दिखे ढूंढ के लगाओ, ठीक है। आज तो संडे है, आज तो नहीं, मगर नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का, और हम कंप्लीट स्टार्ट पढ़ा चुके होंगे, और आपके का कंप्लीट स्टार्ट का टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे। बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। पढ़ो, कोई डाउट हो डेफिनेटली पूछना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय।